हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज हम देख लेते हैं हमारा 21 अगस्त का करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम जो करंट अफेयर्स देख रहे हैं, इससे पहले हमारी कुछ क्लासेस हुई है दोस्तों, उनको भी आप देख लीजिएगा, जिसमें हमने 6 महीने का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। उसके बाद जो है जुलाई वाला हमने कंप्लीट किया था, और ये अगस्त माह का हमारा करंट अफेयर्स चल रहा है। दोस्तों, एमपीपीएससी जो है एफएसयू की एग्जाम लेने वाला है, जो दिसंबर में उसकी तारीख घोषित की है। तो एमपी का जो करंट अफेयर्स है, आप इसको भी एक बार यहाँ पर इन वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लीजिएगा। और जितनी भी हमारी आगामी परीक्षाएं हैं जो मध्य प्रदेश में करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछती है, तो वो सारा सेगमेंट भी आपका यहाँ पर इन क्लास के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों हमारी इस क्लास को। और क्लास को शुरू करूं उससे पहले बता देना चाहूंगा, सारे जितने भी कोर्सेज जो है हमारे यहाँ पर चल रहे हैं अभी, उन सभी पर 80% जो है आपको, लगभग 80% आपको जो है यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यदि मैं बात करूं, 2026 को ध्यान में रखकर हमारे संस्थान द्वारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की बैच जो है प्रारंभ कर दी गई है। इसमें दोस्तों आपको सारे 10 यूनिट के जो है नोट्स बेहतर कंटेंट के साथ जो है आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। प्लस इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। एक बेहतर फैकल्टी जो है आपके साथ जुड़ेगी, और एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को बेहतर तरीके से आपके साथ मिलकर उसको तैयार करवाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों प्री प्लस मेंस का भी जो है बैच शुरू कर दिया गया है। इसमें भी जो है आप यहाँ पर मात्र 4,499, मतलब दोस्तों 4,500 रुपए में अच्छे नोट्स के साथ जो है आप इस कोर्स को शुरू कर सकते हो। ठीक है, एक और बात है दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस का जो थर्ड पेपर है, इकोनॉमी वाला जो थर्ड पेपर का जो पार्ट ए है, वो मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। इसकी क्लासेस डल रही है, आप देख लीजिएगा एप्लीकेशन पर। और अभी मैं उनके कंटेंट पर भी काम कर रहा हूँ। तो जो बच्चे जिन्होंने कोर्स खरीदा है, थोड़ा सा इत्मीनान आप रखिएगा इसके लिए, क्योंकि एक बेहतर नोट जो है उस पूरे टॉपिक के जो जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो लेकर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। और उसमें मैं आपको दोस्तों पूरा जो है ऐप पर वो सारे नोट्स अपडेट भी करूंगा, वहां पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप बस क्लास देखिएगा, नोट्स पढ़िएगा और आंसर राइटिंग कीजिएगा। इसी फॉर्मेट में मैं कार्य कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम इसमें लग रहा है, लेकिन आपका, यदि आपने 2026 को ध्यान में रखकर शुरू किया है, तो ये जो है आपको, ये जो कोर्स है जो 499 में आपने खरीदा है, ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। ठीक है, अभी आप परेशान मत होइएगा इसका सोचकर। चलो शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को दोस्तों, और देखते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। ठीक है, देखो ये है प्रश्न हमारा पहला। यहाँ पर दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी कर केंद्र सरकार की नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल्स जो है, इनके नीलामी करने में हमारा जो मध्य प्रदेश है, यह देश में पहला स्थान जो है हमारा मध्य प्रदेश ने ये जो है हासिल किया है। मतलब हमारा मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने केंद्र की जो है योजना जो है, ये क्रिटिकल मिनरल्स नीलामी, इसमें जो है सबसे पहले जो, यदि हम कोई राज्य है तो वो हमारा मध्य प्रदेश है। थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में पहले एक करेंट का जो बिंदु है, इस पर चर्चा करते हैं, फिर हमारे मध्य प्रदेश में जो खनिज है इनकी स्थिति को जानते हैं। दोस्तों, खनिज से क्वेश्चन बनता है, इसलिए उसके सारे आयाम भी साथ में कवर कर लेंगे। देखो दोस्तों, खनिज ब्लॉकों की सर्वाधिक नीलामी के लिए मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने वर्ष 2022 और वर्ष 2025 में खनन मंत्रियों के सम्मेलन में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। देखो ये ध्यान रखना, 2022 और 2025 में प्रथम स्थान व द्वितीय स्थान में। ठीक है, चलो आगे दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश ने खनिज राजस्व संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में 23% की क्या दी है दोस्तों, वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह जो है 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का राजस्व इसके माध्यम से हमारी सरकार ने प्राप्त किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों, 23%। ठीक है, चलो वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा लगभग 5,000 करोड़ रुपए था, जो अब तक 103 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी के पश्चात कितना हो गया दोस्तों, भविष्य को यदि हम देखा जाए तो 1,68,000 करोड़ रुपए से भी अधिक जो है राजस्व यहाँ पर हमें मिलने की संभावना है। तो ये बात है, ये इतना ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वृद्धि कितनी हुई है, 23% वृद्धि हुई है। 2022 और 2025 में पहला व दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, विगत वर्ष 17-18 अक्टूबर 2024 को भोपाल में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें पारदर्शी नीलामी, पर्यावरण अनुकूल खनन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी जैसे सुधारों में
निवेशकों का विश्वास भी जो है इसके संदर्भ में बढ़ा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ये कुछ दो जो हमारे प्रमुख यहाँ के हमारे मध्य प्रदेश की जिसमें विशेषता है, एक तो है हमारा क्या दोस्तों, हीरा, इसके लिए बात कर लेते हैं। और जो सोना बहुत ही कम प्राप्त होता है हमारे मध्य प्रदेश में, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख लेते हैं, हमारे करंट को ध्यान में रखकर फिर देखेंगे सारे खनिज। ठीक है, चलो देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पन्ना जिले की मंझगवा हीरा खदान, ये मंझगवा जो है ये क्या है दोस्तों, हीरे की खदान है। और ये कहां पर स्थित है, तो ये है दोस्तों पन्ना में। ठीक है, ये जानकारी आपको होगी। ठीक है, और यहाँ से प्रति वर्ष 1 लाख कैरेट हीरा उत्पादन होता है। ये ध्यान रखिएगा, कितना दोस्तों, 1 लाख। ये आपके नॉलेज के लिए है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। 1 लाख कैरेट जो है हीरा यहाँ पर उत्पादित होता है। इसके अलावा छतरपुर स्थित बंदर हीरा ब्लॉक, कौन सा हीरा, बंदर हीरा। ठीक है, कहां पर दोस्तों, छतरपुर में। यहाँ पर 34.2 मिलियन कैरेट हीरे का अनुमानित भंडार मिला है। ठीक है, ये अनुमानित है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन बंदर हीरा ब्लॉक का संबंध कहां से दोस्तों, छतरपुर से और हीरे के संदर्भ में। ठीक है, ये जानकारी आपको रखनी है। और कटनी में भी दोस्तों 23 अगस्त 2025 को अभी क्या होने वाला है, यहाँ पर खनन सम्मेलन जो है आयोजित होने वाला है, और इसमें औद्योगिक विकास पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी वर्तमान के संदर्भ में जो करंट की बात है। इसी प्रकार सोने को भी देख लो दोस्तों। यहाँ पर प्रदेश के सिंगरौली और कटनी, ये दोनों ऐसे जिले हैं, इन जिले में कुल 5 स्वर्ण ब्लॉकों की जो है क्या दोस्तों, नीलामी की जा चुकी है, जिनमें 7.87 मिलियन टन अयस्क भंडार उपलब्ध है। जबलपुर के सिहोरा और कटनी के सलीमनाबाद क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सोने की उपलब्धता के संकेत मिले हैं। दोनों स्थान याद रखना, अब सोने के भी हमारे यहाँ पर भंडार मिले हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो जबलपुर का कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, सिहोरा, ये ध्यान रखिएगा। और कटनी का कौन सा, ये तो आपको याद होगा दोस्तों, सलीमनाबाद। ठीक है, अब यहाँ पर बड़े पैमाने पर क्या है, सोने की उपलब्धता जो है उसके संकेत मिले हैं। और जबलपुर जिले में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में लाखों टन स्वर्ण अयस्क मिलने का भी अनुमान लगाया गया है। तो ये कुछ करेंट से संबंधित बातें थी। लेकिन दोस्तों यदि हम खनिज की बात करें, ठीक है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम हमारा खनिज देखें, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप अच्छे से देखिएगा। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश में खनिज मूल रूप से यदि देखे जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में 8 प्रकार के प्रमुख खनिज है। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, कितने, 8 प्रकार के। देखो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते दोस्तों हीरा की। ठीक है, जो एकमात्र हमारे मध्य प्रदेश में है। हीरे के साथ साथ दोस्तों तांबा ले लो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अभी हमने देखा दोस्तों सोना, लेकिन सोना अभी अनुमानित है, इसको थोड़ा साइड में रख। जो मुख्य है वो 8 देख लेते हैं। ठीक है, हीरा हुआ, तांबा हुआ, मैग्नीज हुआ। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। कोयला हुआ। ठीक है, 4 तो ये हो गए, अब 4 इधर लिख देते हैं। ठीक है, इसके अलावा रॉक फास्फेट हुआ। ठीक है, चूना हुआ, लोहा, और एक आ जाएगा दोस्तों बॉक्साइट। तो इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों यदि देखा जाए तो मूलतः कितने, 8 हमारे यहाँ पर खनिज जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करें हीरा की, तो हीरा कहाँ पर मिलता है दोस्तों, पन्ना में। ठीक है, पन्ना वाला जो क्षेत्र है वहां पर मिल जाएगा। तांबा जो है हमारा, ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा दोस्तों बालाघाट वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये बालाघाट वाला क्षेत्र हो गया। मैग्नीज भी जो है मूलतः ये भी जो है कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, बालाघाट क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारा कोयला जो है, अब कोयला 2 क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, देखो कोयले को दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से समझिएगा। सबसे बड़ी कोयले की खदान और सबसे छोटी कोयले की खदान, दोनों ध्यान रखना। एक है दोस्तों 2 क्षेत्र है, एक है सोहागपुर वाला क्षेत्र, है ना, सोहागपुर शहडोल। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कोयले की सबसे बड़ी परत पाई जाती है, मोटी परत जो है यही इस क्षेत्र में पाई जाएगी। और सबसे बड़ा क्षेत्र जो है कोयले का कौन सा है, यही है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयले का क्षेत्र जो है कौन सा है दोस्तों, सोहागपुर शहडोल। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है। और छोटे की अगर बात करें सबसे छोटा, तो ये दोस्तों उमरिया वाला है ना। तो ये इसके 2 क्षेत्र हैं, इनको भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कोयला हो जाएगा। इसी तरह रॉक फॉस्फेट पूछा गया है दोस्तों,
यह झाबुआ अलीराजपुर वाला जो क्षेत्र है, मुख्यतः झाबुआ याद रखिएगा, यहाँ पर जो है प्रमुखता से पाया जाता है। चूना आपको याद होगा दोस्तों, कटनी है ना, इसे चूना नगरी के रूप में भी हम जानते हैं। लोहा, लोहा जो है दोस्तों ज्यादातर जो है ये जबलपुर में पाया जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट की यदि हम बात करेंगे तो यह जो है शहडोल वाला जो क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, इस क्षेत्र में जो है बॉक्साइट आपको मिलेगा। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले 8 प्रमुख खनिज है। और अभी हमारी मध्य प्रदेश सरकार को जो है, या हमारा जो मध्य प्रदेश है, इसने जो है क्रिटिकल मिनरल की जो नीलामी है इसमें प्रथम स्थान दर्ज किया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश ग्लोबल इनोवेशन प्रोग्राम 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन प्रोग्राम, यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, नवाचार और निवेश दोनों पर काम कर रही है हमारी मध्य प्रदेश की सरकार। और इसी बात को ध्यान में रखकर भोपाल में 18 से 22 अगस्त 2025 तक जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जर्मनी की कुछ टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं वो आकर हमारे यहाँ के क्षेत्रों का अवलोकन करेगी और फिर यहाँ पर क्या करेगी दोस्तों, निवेश करने का सोचेगी। इसीलिए जो है हमारी मध्य प्रदेश सरकार इस प्रकार के प्रोग्रामों का आयोजन कर रही है। जब से दोस्तों हमारे मोहन यादव जी जो बने हैं सीएम, तब से नवाचार और निवेश इन दोनों के क्षेत्र में हर बार आप देखते हो दोस्तों, पहले आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देखी होगी, इसके अलावा रीजनल क्षेत्र की जो समिट है, ये सब समिट्स का एकमात्र उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़े। जो भी कंपनियां हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को देखें, इसी के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो यह जो है 18 से 22 अगस्त 2025 तक जो है आयोजित की जाएगी, 5 दिनों तक यह चलेगी। अगला है दोस्तों, हाल ही में राज्य में स्थापित की जा रही नेमावर जल प्रदाय परियोजना। देखो एक बात तो ये ध्यान रखना, नेमावर जल प्रदाय परियोजना मध्य प्रदेश में जो है स्थापित की जा रही है, और ये किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के सहयोग से जो है इसे स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके सामने IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB और यूनिसेफ दिए हुए हैं। तो ये क्या दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे किसी राष्ट्र या इनके जो सदस्य देश है उनको ये आर्थिक रूप से सहायता देने वाले क्या है, बड़े बड़े वित्तीय संस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना। और अभी हमारे यहाँ पर नेमावर जल प्रदाय परियोजना जो है, इसके लिए जो है वित्त की क्या पड़ी थी दोस्तों, आवश्यकता पड़ी थी। और इस वित्त की जो है पूर्ति हमें किससे होगी, ADB को। ADB मतलब दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यह जो एशिया वाला क्षेत्र है और प्रशांत वाला जो क्षेत्र है, एशिया प्रशांत के क्षेत्र में यदि इसके सदस्य देशों को आर्थिक रूप से सहायता की आवश्यकता रहती है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है क्या करती है दोस्तों, सामान्यतः जो है हम इसी से ऋण लेते हैं। देखो इसके ऊपर है IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के बारे में आप जानते हो। 1944-45 में इनकी स्थापना हुई थी। दोनों का अगर हेडक्वार्टर देखोगे तो वॉशिंगटन DC में इनका हेडक्वार्टर है। ये क्या करते हैं दोस्तों, लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करते हैं। कौन, IMF और वर्ल्ड बैंक। लेकिन इनमें भी थोड़ा सा अंतर है। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, उसने अभी इंटरव्यू दिया था और उससे एक प्रश्न पूछा गया था, बहुत सामान्य सा प्रश्न पूछा गया था कि IMF और वर्ल्ड बैंक में क्या अंतर है। एक छोटा सा प्रश्न था और आपको भी मैं चलो ये बात साझा करता हूँ। देखो दोस्तों, आप पढ़ रहे हो, सारे फैक्ट याद करते हो, लेकिन इनमें एक छोटा सा अंतर ध्यान रखना। ठीक है, देखो दोनों क्या करती है, ऋण प्रदान करती है। जो भी इनके सदस्य देश है उनको क्या करती है, ऋण देने का कार्य करती है। लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखो IMF क्या करती है दोस्तों, यह जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो वित्तीय स्थिरता है, क्या करती है, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का क्या करती है, प्रयास करती है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक जो है इसका मेन काम क्या है दोस्तों, जो भी इसके सदस्य देश है ये अपने सदस्य देशों की जो है गरीबी हुई, ठीक है, विकास कार्य हुए, और जो विकासशील देश हैं उन देशों को क्या करती है दोस्तों, ऋण प्रदान करने का काम करती है। ऋण ये भी प्रदान करता है लेकिन ये वित्तीय स्थिरता को ज्यादा ध्यान में रखता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या करता है दोस्तों, ये सामान्यतः जो विकासशील देश है उनमें गरीबी उन्मूलन के लिए यदि पैसे की आवश्यकता पड़ रही है या कुछ योजनाओं के लिए कार्य की आवश्यकता पड़ती है, जैसे वो सामाजिक रूप से शिक्षा के रूप में आवश्यकता लग रही है अपने सदस्य देशों के, इनके अपने सदस्य देश है उनको यदि आवश्यकता लगती है तो ये जो है दीर्घ काल के लिए क्या देती है, ऋण प्रदान करती है। ठीक है, अब हमें भी दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, हम इसके सदस्य देश है, भारत क्या है इसका सदस्य देश है, लेकिन हमें ज्यादा फंड की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम किसके पास जाएंगे दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करती है,
यह जो एशिया में तथा प्रशांत क्षेत्र में जो स्थित देश है उनको क्या करती है, आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा इसके बारे में और जान लो। देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। ये डेट ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका यदि हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा दोस्तों, इसका मनीला। मनीला कहाँ है, फिलीपींस में। ठीक है, तो यहाँ पर हेडक्वार्टर इसका क्या है, मनीला में है। 1966 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब इसके सदस्य देश भी होंगे क्योंकि भारत भी इसका क्या है दोस्तों, सदस्य देश है। तो यहाँ पर लगभग इसकी जो इसके सदस्य देश है वो है दोस्तों 68 इसके सदस्य देश है, जिसमें 49 जो है वो एशिया तथा एशिया के हैं, बाकी प्रशांत क्षेत्र के, और ऐसे करके इसमें टोटल कितने 68 हमारे क्या मिलेंगे, इसके सदस्य देश मिलेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की हमारी नेमावर जल प्रदाय परियोजना को क्या कर रही है दोस्तों, वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अब कितनी सहायता, तो दोस्तों यह परियोजना जो है इसका प्रोजेक्ट जो है वो 21 करोड़ में बन जाएगा। ठीक है, 10 साल के लिए इसका संचालन किया जाएगा और 21 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो नेमावर वाले क्षेत्र में क्या करना है दोस्तों, जल की जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करना है। एक अच्छा बेहतर जल जो है वहां की जो है आबादी तक पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखकर इस परियोजना को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा नेमावर के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब नेमावर, अब थोड़ा ये भी जानो दोस्तों, ये जो जल परियोजना है तो कौन सी नदी के माध्यम से इसको जो है यह जल की पूर्ति होगी, तो यह होगी नर्मदा नदी के माध्यम से, है ना। नर्मदा नदी के माध्यम से इसको जल की आपूर्ति होगी। और दूसरा दोस्तों, नेमावर जो है ये कहाँ है, तो ये देवास में स्थित है ये। और एक और बात इसके बारे में जानिएगा, वैसे इसको धार्मिक पर्यटन के रूप में भी देखा जाता है, धार्मिक पर्यटन स्थल है ये नेमावर। और यह नर्मदा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, दाएं नर्मदा नदी के दाएं तट पर जो है ये स्थित है नेमावर। ठीक है, इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। जल स्रोत जो है इस जल परियोजना का क्या रहेगा दोस्तों, नर्मदा नदी रहेगा। ठीक है, आई होप इसमें सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, यह है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों का 2 दिवसीय आजीविकी फ्रेश मेला कहां पर आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों आजीविका मिशन के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिला है उनको ध्यान में रखकर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। और इस मेले का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, भोपाल में किया जा रहा है। ठीक है, भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। और यह जो है कब से कब तक दोस्तों, 23 से 24 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और अब इसमें होगा क्या, देखो ये है फ्रेश मेला। देखो इसमें आपने यहाँ पर देखा होगा, क्या नाम है इसका, आजीविका फ्रेश मेला। इसमें क्या किया जाएगा, स्टॉल लगाए जाएंगे। भोपाल में लगभग 50-60 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें हर क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो वहां पर आएगी। और जैसे ऐसी चीजें वहां पर उस स्टॉल में लगाई जाएगी, जैसे शहद हुआ जो प्राकृतिक रूप से निकाला जाता है, इसके साथ साथ दलहन हुए, तिलहन हुए, ये छोटी छोटी चीजें ये सारी वहां पर लगाई जाती है। ठीक है, तो ये एक फ्रेश मेला है जो शुरू किया जा रहा है दोस्तों भोपाल में 23-24 अगस्त को 2025 को। ठीक है, 2 दिवसीय यह मेला है, तो इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये सारी बातें हमने यहाँ पर देख ली है दोस्तों। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर जो है यह क्लास हमने प्रारंभ कर दी है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में हर दिन इतना करंट अफेयर्स नहीं होता है जो हमारी एग्जाम के लिए जरूरी है। बहुत सारी अन्यथा करंट अफेयर्स की जो बातें रहती है, करंट अफेयर्स रहता है, लेकिन वो हमारी एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। हमें हमारी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है उन्हीं पर चर्चा करनी है, उन्हीं पर बात करनी है। इसलिए प्रश्नों की संख्या कम रहती है, लेकिन जितनी रहेगी वो आपकी एग्जाम से संबंधित ही रहेगी। इसमें अन्यथा किसी प्रकार के कोई तथ्य जो है यहाँ पर नहीं पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो दोस्तों मेंस की क्लास जो है हमारी थर्ड पेपर की पार्ट ए की कल से जो है ऐप पर इसकी जो है क्लास शुरू हो जाएगी वापस। और आपको इसके नोट्स भी जो है जल्दी जल्दी में अपलोड करने वाला हूँ। थर्ड पेपर का पार्ट है हमारा इकोनॉमी। इसके साथ साथ प्रीलिम्स 2026 को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, एक बार एप्लीकेशन को जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर हमने जो है क्लासेस डाल दी है, प्लस एक बेहतर कंटेंट नोट्स भी हमने वहाँ पर अच्छे से जो है अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आगे की इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से, और ये हमारी जो भी सोशल मीडिया की जो भी ये जो है हमारी चैनल है हमारे, इस पर आप एक बार जाकर देख लीजिएगा। ठीक है,
तो मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों। जुड़े रहिएगा। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।